હોટલ પકડની બાજુ ये देखो क्या हो रहा है। विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य सत्य अहिंसा का अवतार। किंतु एक भारत करने को भर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम शक्ति पीठ तुम बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सम्मान। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय झवेर भाई पटेल करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों बेटी मणि बहन और बेटे दाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और दूसरी सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले कोटा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में
सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांवों की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। ये लाइटिंग शो है। कहीं बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है। जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थी। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही 6वीं हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है।
स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा, तो सरदार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर मना कर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ सदाशयता संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। एक साथ हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महान अध्याय है। जम्मू कश्मीर जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गूंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र की शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को प्रेरणा ही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं की नतमस्तक हो जाती है। उनका नाम उनको संज्ञा दी गई लोक पुरुष की। देश को बना गया वो अमित अटल, हरा सका उसे न कोई शत्रु दल। थोड़ी सी हो रही है, पूरी बना के जा रही के समान सा पुरुष प्रबल, देश का सम्मान है। बड़ा सा मोदी जी की वजह से भी है, मोदी जी की वजह से आज इनको इतना बड़ा सम्मान किसने दिया। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो क्या मिलता क्या भाई। इतने साल इतने प्रधानमंत्री आए, इतनी सरकारें बनी, अरे देखो ये तो करके चले गए, बट आज इनको स्थापित करके जो अभी है वो तो और भी यूं और बनेगी। शुरुआत हो चुका है। आइए अब देखते हैं कि अपने लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देती 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे विशाल काय प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ। नहीं बनी क्या गगन चुंबी इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4,800 क्यूबिक मीटर का राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का फ्रेम बनाया गया। बार थोड़े जाएंगे क्यों जी, अब आया तो पूरा देख के जाएंगे। कितना स्ट्रगल किया भाई, अब तो क्या है।
कुछ नहीं है उनके सामने। हाँ? साला देश की नींव को रखने में आज हम जो कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, इस कंक्रीट कोड के साथ दिखाया गया स्टील का क्या फ्रेम साधन सुविधा थी, टेक्नोलॉजी कहाँ थी, ये बताओ ना आपको पहली बात तो। आज तो हम गाड़ी में आप गाड़ी बैठे ना, स्क्रीनिंग कर आज बंद है जैसे घर में अरे यार इनके पास ये सब चीज़ें कहाँ, भौतिक सुख सुविधाएं कहाँ थी बताओ मुझे। तो कह रहा हूँ भौतिक सुख सुविधाएं कहाँ थी, आज हमारे पास इतनी सुविधाएं, इसके बाद भी नहीं हम अरे ठीक है मिलेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। सोचिए कि 182 मीटर ऊंचे इस भव्य साथ में हमारे पेरेंट्स कितना सामान पेरेंट्स और मेहनत लगी है। उनके ऊपर जो 5, 7, 8, 10 ये कप्तान थे, ये लीडर थे। हमारे जो पूर्वज होंगे 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले बट साले उनके साथ भी वो वैसे थे। इनको तो ये गवर्नमेंट ने के साथ में ये वो किया ताकि इनको क्या बात को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज एक वर्ल्ड आइकॉन है और इसे मुमकिन बनाने में एक सेकंड भी दे किए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियर, 4,500 से ज्यादा स्किल्ड फोर्स और 3 लाख मानव दिन। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% माल सामान, मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। 95% जानते हैं कि ऐसे 182 सब कुछ सारा सब भारत का है। बनाने में कितना समय लगा। कितना समय लगा? डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। और इसी तरह बनी देश के शिल्पकार की एक अनूठी अद्वितीय विशाल प्रतिमा, जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। 3 साल हो गए इसको हैं? 10 46 महीनों पर लगातार लोगों के एकजुट होकर न जाने कितनों ने परिश्रम किया और उनका साथ किया भारत की 125 करोड़ जनता ने। और तभी मुमकिन हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है भारत की नई पहचान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। सरदार ने अपनी गंभीरता, शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उन्हीं की महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। निश्चय कर लेना चाहिए तो हमें हिंदुस्तान में जितने लोग सबको मिल के करके रहना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के अपन सपने अगर ये को नहीं पूरा देखते करने के लिए सबके नवा गर्मी लगे चले एक जाते प्रकार है हम सबको एकजुट होने के लिए एक आंदोलन है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत है वाकई। एकता का संदेश है। अरे वाह, आई क्या मोदी जी।
आई शेर की आवाज। राज्य अनेक, हाँ, राष्ट्र एक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, बोली अनेक, स्वर एक, स्वर एक, रंग अनेक, अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, संस्कार योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, सीमा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत बहनों, की एकता है, विविधता में एकता। विविधता में एकता है, भारत की विशेषता। वसुदेव कुटुंबकम है। भारत माता की जय। चलिए, बहुत एक अद्भुत। मिनट और, एक मिनट और। ये 9:30 चले। हाँ 9:30 चले। बस खत्म है। आपने दीवाना कर दिया यार ये। अब नहीं चलेगी, बस ये लास्ट है। सर दीवाना कर दिया, हमको मंत्र मुग्ध कर दिया यार। 22 मिनट की हो गई। ओहो हो। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात वैसे कैसी स्टेचू लग रहा था। और कितना संघर्ष किया, सही बात है। इसलिए हमारे लिए आज प्रेरणा स्रोत है। और ऐसे महापुरुषों को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जय जवान जय किसान।